इस वीडियो में हम रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था, इसको लाने के पीछे अंग्रेजों का क्या नीतियां थी तथा किसने इस एक्ट को लाया, पूरे देश पर तथा हमारे छत्तीसगढ़ पर इस रॉलेट एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा तथा इस रॉलेट एक्ट के विरोध में हमारे देश के किन किन नेताओं ने भाग लिया, किन किन नेताओं ने नेतृत्व किया। इसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी इस रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन कौन नेताओं ने नेतृत्व किया या भाग लिया। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल से विभाजन होने के पश्चात हमारे देश में 1919 के आते तक 1905 से लेकर 1919 तक कई क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, कई सारे राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे। जैसे कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया। उसी तरह 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दी। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कन्हरे द्वारा जैक्सन को गोली मार दिया गया। उसके बाद देखा जाए तो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। उसके बाद देखा जाए तो सन 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन लाया और होम रूल आंदोलन का प्रयोग करके स्वशासन की मांग की। अब जैसे कि हमें पता है कि 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और भारत आते ही उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया और वहां चल रही कुप्रथा, तीन कठिया प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। उसी प्रकार 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया और उनकी मांगों को पूरी कराया। 1918 के अंदर ही गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह हुआ जिसमें गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन चलाया। इस प्रकार अगर हम देखें तो 1905 से लेकर 1920 के बीच में कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, कई सारे स्वतंत्रता आंदोलन हुए, राष्ट्रीय आंदोलन हुए। इसी प्रकार आगे भी कोई ऐसी गतिविधि ना हो, कोई स्वतंत्रता आंदोलन भारतीयों द्वारा ना किया जाए, इसको कुचलने के लिए, या ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी इन्हें कुचलने के लिए ही अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लाया था। हुआ यह था कि 1919 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसे सेडिशन कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस सेडिशन कमेटी के सिफारिशों के आधार पर ही 1919 ईस्वी में 19 मार्च 1919 ईस्वी को अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 लाया गया। इस अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को ही हम रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है या रॉलेट एक्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। इस अधिनियम में कई ऐसे प्रावधान थे जो उस समय भारतीयों के लिए बहुत ही खराब था, उनके लिए अच्छा नहीं था। ये प्रावधान उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी छीन रहे थे और इन प्रावधानों को लाने से के पीछे उनका यह मकसद था कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यदि समाप्त कर दिया जाएगा तो भविष्य में वो किसी भी तरह के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेंगे ही नहीं। जैसे हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रावधान थी। जैसे पहला प्रावधान ये था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा किए केवल संदेह के माध्यम से या फिर केवल संदेह के आधार पर उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद कर सकता था। यहां तक यह भी बात थी कि उस व्यक्ति के खिलाफ किसने मुकदमा दर्ज किया, उस मुकदमा दर्ज करने वाले के नाम को भी जानने का अधिकार नहीं था। दूसरा क्या कि यदि कोई राजद्रोह का मुकदमा है तो बिना राजद्रोह के मुकदमा होने पर जज बिना किसी जूरी की सहायता से ही उस सुनवाई कर सकता था और उसे जेल में डाल दिया जा सकता था। तीसरा क्या कि सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था इस अधिनियम के बाद कि बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता को छीन ले सकता है। साथ ही साथ अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को कारावास दे देगा या फिर उसे देश से निष्कासित कर सकता था। ये सारी प्रावधान ऐसे थे जो कि ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए लाया था। वास्तव में ये क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के पीछे का कारण ये था कि वो जो भारतीय थे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर देना चाहते थे ताकि भविष्य में वे किसी भी क्रांतिकारी गतिविधि में सम्मिलित ही ना हो सके। अतः इन सभी कारणों से इस अधिनियम को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का अधिनियम कहा गया। इसे कई बार काला कानून भी कहा जाता है। अब इस अधिनियम के विरोध में गांधी जी 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देश की सभी जनता को आह्वान करते हैं
एक देशव्यापी आंदोलन चलाने का आह्वान करते हैं और एक सत्याग्रह सभा की गठन करते हैं। इस सत्याग्रह सभा में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, सर डी.ई. वादी तथा होम रूल के कई सारे सदस्यों ने इस सभा को समर्थन प्रदान किया। पंडित मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय व्यवस्थापिका से त्याग पत्र भी दे दिया इस रॉलेट एक्ट के विरोध में। 8 या 9 अप्रैल को संभवतः गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही साथ सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को भी रॉलेट एक्ट के अधीन ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो आगे चलकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का कारण बनेगा। धीरे धीरे रॉलेट एक्ट का विरोध पूरे देश भर में फैलने लगा। पूरे देश में इस रॉलेट एक्ट का विरोध होने लगा। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसका भरपूर विरोध हो रहा था। रायपुर, बिलासपुर, रतनपुर, इन सभी जगहों पर इस रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। रायपुर में विरोध करने वालों में माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, महंत लक्ष्मी नारायण इत्यादि सदस्य थे। वहीं बिलासपुर के अंदर इस रॉलेट एक्ट के नेतृत्वकर्ता, रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन करने वाले ई. राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन श्रीवास्तव, वामन राव लाखे, डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र इत्यादि सदस्य थे। ये सभी काला वस्त्र पहनकर एक जुलूस निकाले तथा बिलासपुर में शनिचरी बाजार है, वहां पर जुलूस निकालकर एक जनसभा को इसके विरोध में संबोधन करते हैं। इसी प्रकार रतनपुर के अंदर पुरुषोत्तम दास थे। रतनपुर में एक बांध निर्माण का कार्य हो रहा था, अतः पुरुषोत्तम दास ने उस बांध निर्माण में संलग्न सभी मजदूरों से अपील किया कि वह कार्य को बंद कर दें ताकि रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा सके। इसी प्रकार कई और भी गतिविधियां हुई इस रॉलेट एक्ट के विरोध में, जैसे कि गंगाधर गोपाल दीक्षित और रघुनाथ मिश्र ने नॉर्मल स्कूल में अध्ययन को बहिष्कार कर दिया कि हम स्कूल में पढ़ाएंगे ही नहीं। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जो उस रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा सके। जिससे उम्मीद है आप सभी को ये रॉलेट एक्ट क्या था समझ में आया होगा, इसका हमारे देश पर, हमारे छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ा और किन नेताओं ने इसका विरोध करने का प्रयत्न किया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।